करें शुरू क्या? कल वैदिक काल शुरू कर दिया था और वैदिक काल में हमने पूर्व वैदिक काल पढ़ लिया था। कौन सा वैदिक काल पढ़ लिया था? पूर्व वैदिक काल पढ़ लिया था। आज हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। कौन सा काल पढ़ेंगे बेटा? उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक काल हमारा कंप्लीट हो गया था। कौन सा काल कंप्लीट हो गया था? पूर्व वैदिक काल, जो कब से कब तक था? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, पूर्व वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक यह काल था। इसे ऋग वैदिक काल के नाम से भी हमें जानते थे। ठीक है, ये पूरा हो गया था ना। इनका सामाजिक जीवन भी पढ़ लिया, धार्मिक पढ़ लिया, आर्थिक पढ़ लिया, राजनीतिक पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेटा उत्तर वैदिक काल। कौन सा टॉपिक रहेगा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल है ना, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व कौन सा काल आएगा? उत्तर वैदिक काल आएगा। कौन सा काल आएगा बेटा? उत्तर वैदिक काल आएगा। कब से कब तक रहेगा? 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। कल मैंने बताया था, ठीक है, कि समाज की पूर्व वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती थी और उसके क्या कहा जाता था? कुल्प। और कुल्प ने आगे मिलकर किसका निर्माण किया? ग्राम। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी। इन्होंने आगे किसका निर्माण किया? विष का निर्माण। और विष के मुखिया को विषपति। और विष ने आगे किसका निर्माण किया? जन। और जन के मुखिया को राजन। अब जन मिलकर है ना, ये जनपद का निर्माण करेंगे। कि इसमें ना मतलब क्या होगा? जनपद। ठीक है, जैसे एक कुरु, ठीक है, और पांचाल, ठीक है, हरियाणा है ना, किन वो बाद में महाजनपद बन जाएंगे। जनपद है ना, आगे क्या बन जाएंगे? महाजनपद बन जाएंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? हमें जनपद पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती थी? जनपद होती थी। और उसमें सबसे मोटी इकाई कौन सी होती थी बेटा? जन होती थी। और इसमें क्या हो गया? जनपद। जैसे भरत और कुरु मिलकर है ना, ठीक है, भरत और कुरु ने मिलकर किस जनपद का निर्माण किया? भरत और कुरु ने मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया। और बाद में यही जनपद आगे क्या बन जाएंगे? महाजनपद बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कौन सा काल आएगा? महाजनपद काल आएगा। दोबारा बताता हूं, कुलुप से बना ग्राम, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, ग्रामीणी से बना विष, विष का मुखिया विषवती, विषवती से बना जन, और जन का मुखिया राजन। अब जन से क्या बन गया? जनपद बन गया। क्या बन गया? जनपद। और आगे है ना जो काल इसके बाद पढ़ेंगे ना, उत्तर वैदिक काल के बाद, वो जन से बन जाएगा महाजनपद। क्या बन जाएगा? महाजनपद। तो इस काल में क्या होता था? जनपद होता था। क्या होता था बेटा? जनपद हुआ करता था। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था, उनका भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पढ़ना है। तो इसमें पहले हेडिंग डाल लो, उत्तर वैदिक काल का कौन सा जीवन बेटा? राजनीतिक जीवन। कौन सा जीवन पढ़ेंगे? राजनीतिक जीवन। कहते हैं 1000 ईसा पूर्व है ना, किसकी खोज हो गई थी? लोहे की खोज हो गई थी। 1000 ईसा पूर्व किसकी खोज हो गई थी? बता दो। लोहे की खोज हो गई। और लोहे की खोज ने ना इनका बेटा सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, चारों में बदलाव ला दिया। किस खोज ने कर दिया? लोहे। अब देखो, पूर्व वैदिक काल में मैंने बताया था वो तो व्यापार करते थे बेचारे, ठीक है, और लोहे की खोज ने ना ये व्यापार से किस पर आ जाएंगे? कृषि पर आ जाएंगे। वो गाय को मेहताव देते थे, ठीक है, और इसमें ना ये मेहताव ज्यादा देंगे घोड़े को। किसको मेहताव देंगे? घोड़े को मेहताव देंगे। और उसमें मैंने बताया था राजा का पद वंशानुगत नहीं था,
इसमें राजा का पद क्या हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा। उसमें राजा शक्तिशाली नहीं था, इसमें राजा क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। उसमें बल्ली कर स्वेच्छा से दिया जाता था, इसमें बल्ली कर क्या कर दिया जाएगा, अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो कौन सा जीवन पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिख लो पहले पॉइंट पर राजा शक्तिशाली हो गया, राजा शक्तिशाली हो गया था। राजा क्या हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। ठीक है, और इस राजा ने ना कौन से कर को स्थायी कर दिया था, बल्ली नामक कर को क्या कर दिया था, स्थायी कर दिया था। अब लोगों को कृषि में क्या होने लगी थी, उपज होने लगी, तो राजा ने बल्ली नामक कर को क्या बना दिया था, स्थायी कर दिया था। राजा ने बल्ली नामक कर को क्या कर दिया था बेटा, स्थायी कर दिया था। ठीक है, अब राजा को कर मिलने लग गया तो राजा शक्तिशाली हो गया। तो राजा शक्तिशाली हो गया ना, तो कौन अपना महत्व खो देगी बेटा, सभा, समिति, विदत और गण। इनके ना शक्ति में क्या आ गई, कमी आ गई या गिरावट आ गई। ठीक है, कल मैंने बताई थी बेटा, सभा होती थी पढ़े लिखे लोगों की, समिति होती थी आम लोगों की, विदत करता था करों का बंटवारा, और गण होता था कुलीन वर्ग का। कल मैंने सभा में महिलाओं का बोला, लेकिन समिति और विदत में कर लेना, इनमें महिलाएं भाग लेती थी, समिति और विदत में। ठीक है, सभा होती थी किसकी, पढ़े लिखे लोगों की। महिलाओं को किस में भाग लेने की अनुमति थी, मतलब सभा की जगह समिति कर लेना, समिति और विदत। विदत किसका बंटवारा करती थी बेटा, करों का बंटवारा करती थी। विदत किसका बंटवारा करती थी, करों का बंटवारा करती थी। सभा किसकी होती थी, पढ़े लिखे लोगों की। समिति किसकी होती थी, आम लोगों की होती थी। और समिति है ना, इसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। और सबसे पुरानी संस्था कौन सी होती थी बेटा, विदत। विदत किसका बंटवारा करती थी, करों का बंटवारा करती थी। और गण होता था कुलीन वर्ग का। ठीक है, और कहते हैं आगे हम है ना इसमें पढ़ेंगे, जो अथर्व वेद है ना आपका, क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी ना तीन, श्याम वेद, यजुर्वेद, अथर्व। कौन सा, श्याम वेद, यजुर्वेद और अथर्व वेद। अथर्व वेद में तो यहां तक कहा गया है कि सभा और समिति है ना, ये प्रजापति की क्या होती थी, बेटी होती थी। प्रजापति की क्या होती थी, बेटी होती थी। ठीक है, और जो हम पढ़ेंगे ना, जैसे पूर्व वैदिक काल था, उसमें मैंने बताया राजा का पद क्या नहीं था, वंशानुगत नहीं था। इसमें राजा का पद क्या है, और मतलब पूर्व वैदिक काल में ना सभा और समिति है ना, वो किसका चुनाव करती थी, राजा का चुनाव करती थी। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में एक लाइन लिख लेना, पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति किसका चुनाव किया करती थी, राजा का चुनाव किया करती थी। सभा और समिति किसका चुनाव किया करती थी बेटा, राजा का चुनाव किया करती थी। और कल बताया था राजा की सहायता के लिए क्या होते थे, रत्निन होते थे। इसमें भी राजा की सहायता के लिए क्या होते थे, रत्निन होते थे। ठीक है, लेकिन रत्निन की ना संख्या बढ़ा दी गई थी। रत्निन की संख्या क्या कर दी थी, बढ़ा दी गई थी। कहीं कहीं बताया जाता है रत्निन की संख्या कितनी कर दी गई, 17 कर दी गई थी। ये क्वेश्चन आएगा, राजा की सहायता के लिए जो रत्निन होता था उसकी संख्या बढ़ा दी गई थी। और रत्निन में ना जो मुख्य पद होता था बेटा, वो पुरोहित का होता था। और पुरोहित के अलावा अन्य इसमें क्या होते थे, सेनानी हुआ करते थे। तो राजा की सहायता के लिए क्या होता था, इस काल में भी रत्निन होता था। लिख लो, राजा की सहायता के लिए पूर्व वैदिक काल में भी रत्निन था, लेकिन रत्निन की संख्या कम थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या बढ़ा दी गई। और रत्निन में जो मुख्य पद होता था वो किसका होता था बेटा, पुरोहित का होता था। मुख्य पद किसका होता था, पुरोहित का होता था। और बाद में अन्य पद किसके होते थे, सेनानी के होते थे। ठीक है, इस काल में भी लिख लो दास प्रथा होती थी। इस काल में भी क्या होती थी, दास प्रथा होती थी। ठीक है, इस काल में भी क्या होती थी, दास प्रथा होती थी। और इस काल में ना सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई,
राजा है ना, राजा ने, ठीक है, स्थायी सेना तो नहीं रखी, राजा ने क्या रखना आरंभ कर दिया, सेना रखना आरंभ कर दिया। लेकिन ये सेना है ना, वही है बेटा, स्थायी नहीं थी। क्या नहीं थी? स्थायी नहीं थी। अब राजा शक्तिशाली हो गया, तो पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में राजा क्या रखा करता था? ज्यादा सेना रखा करता था। मैंने बताया था ना, ये लोग कैसे होते थे? कबीलाई लोग होते थे। एक कबीले से पूर्व वैदिक काल में ये किसके लिए आक्रमण करते थे? गाय के लिए करते थे। अब ये शक्तिशाली हो गए तो ये घोड़े वगैरह के लिए भी आक्रमण करने लग गए। तो राजा की सेना में क्या हो गया था बेटा? स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना उस काल में भी नहीं थी, पूर्व वैदिक काल में भी नहीं थी, और उत्तर वैदिक काल में नहीं थी। पूर्व वैदिक काल में सेना थोड़ी थी, इसमें सेना की संख्या में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। राजा ने कौन सा कर स्थायी कर दिया? राजा क्या हो गया? शक्तिशाली। राजा का पद क्या नहीं रहा? वंशानुगत नहीं रहा। राजा का पद क्या नहीं रहा? वंशानुगत नहीं रहा। राजा ने बल्ली नामक कर लगा दिया, और इस काल में ना कृषि का महत्व बढ़ गया। किसकी खोज से कृषि का महत्व बढ़ गया? लोहे की खोज से। अब है ना, पूर्व वैदिक काल में तो बेटा था व्यापार पहले नंबर पर, और इस काल में क्या हो जाएगी? पहले नंबर पर कृषि, और व्यापार कौन से पर चला जाएगा? दूसरे नंबर पर। पूर्व वैदिक काल में व्यापार पहले पर था, और कृषि किस पर थी बेटा? दूसरे पर। और इसमें ना व्यापार क्या हो जाएगा? दूसरे पर, और कृषि किस पर हो जाएगी? पहले पर हो जाएगी। ये इनका कौन सा जीवन था? राजनीतिक जीवन। अब हेडिंग डाल लो, सामाजिक जीवन। कौन सा जीवन बेटा? सामाजिक जीवन। हम पढ़ते आ रहे हैं ना, मनुष्य कौन सा प्राणी है? एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो इनका कौन सा जीवन पढ़ेंगे हम? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में पहला स्थान क्वेश्चन आता है कि इसमें ना नारी के स्थान में गिरावट आई थी। नारी के स्थान में क्या आ गई थी बेटा? गिरावट आ गई। ठीक है, नारी के स्थान में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में नारी के स्थान में क्या नहीं थी? गिरावट नहीं थी। मैंने कल बताया था, नारी पुनर्विवाह भी कर सकती थी। ठीक है, नियोग विवाह भी कर सकती थी, ना तो बाल विवाह थी और ना सती प्रथा थी। तो इसमें ना मतलब नारी के स्थान में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई। नारी के स्थान में क्या आ गई? गिरावट आ गई। अब नारी है ना, लिख लो, समिति और विदत में भाग नहीं लेती थी। अब नारी किस में भाग नहीं लेती थी? समिति और विदत में। कौन भाग नहीं लेती थी? नारी। मैंने बताया था बेटा, पूर्व वैदिक काल में नारी किस में भाग लेती थी? समिति और विदत। इसमें ना नारी किस में भाग नहीं लेगी? समिति में भी भाग नहीं लेगी और विदत में भी भाग नहीं लेगी। तो नारी के स्थान में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई थी। ठीक है, एक जैसे एतेरे ब्राह्मण, एक रचना थी, मैंने कल आपको बताया था, एतेरे ब्राह्मण। ठीक है, एतेरे ब्राह्मण, इसमें लिखा था कि पुत्री का होना दुखों का कारण है। पुत्री का होना दुखों का क्या रहेगा? कारण रहेगा। पुत्री का होना किसका कारण रहेगा? दुखों का कारण रहेगा। किस में लिखा हुआ था बेटा? एतेरे ब्राह्मण में लिखा हुआ था, पुत्री का होना समस्त दुखों का क्या रहेगा? कारण रहेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं सोचते अगर पुत्री नहीं होगी तो वंश की वृद्धि कैसे होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है उत्तर वैदिक काल आते ही ना नारी के स्थान में क्या आ गई थी? गिरावट आ गई। अब यहां पर पर्दा प्रथा स्टार्ट हो गई थी। क्या स्टार्ट हो गई बेटा? पर्दा प्रथा क्या हो गई? आरंभ हो गई। यहां पर कौन सी प्रथा आरंभ हो गई थी? पर्दा प्रथा क्या हो गई थी? शुरुआत हो चुकी थी। यहां से उत्तर वैदिक काल से किस प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी? पर्दा प्रथा की क्या हो चुकी थी? शुरुआत हो चुकी थी। आज भी है ना, आप जाकर देखोगे गांव के बहुत से हिस्सों में ना आज भी पर्दा प्रथा चलती है। ठीक है, हमारी मम्मी के टाइम में तो होती है, आज भी आपने देखा होगा
मम्मी जब भी कहीं जाती है ना तो क्या निकालती है, वो घूंघट। ठीक है, मॉडर्न पीढ़ी मैं कहता हूँ एडवांस है थोड़ी। ठीक है, इसमें पर्दा प्रथा कम हुई है, लेकिन पर्दा प्रथा आज भी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, आपने अपने आस पड़ोस में झांक कर देखना, पर्दा प्रथा आज भी है। ठीक है, हम है ना इसमें पर्दा प्रथा को ना एक एजुकेशन ही बेटा दूर कर सकती है, और इस प्रथा को कोई दूर नहीं कर सकता। ये सच्चाई होती है। घर में देख लेना, एक कोई जॉब लगी हुई बहू है और दूसरे बेटे की एक अनपढ़ बहू है। ठीक है, तो अनपढ़ से क्या निकलवाया जाएगा, घूंघट निकलवाया जाएगा, और वो कहेगी ये पढ़ी लिखी क्यों नहीं निकालती, बोला ये तो मास्टर नहीं है, ये घूंघट निकाल कर पढ़ाएगी बच्चों को। ठीक है, तो उसको डांटा जाता है। तो ये है ना, अभी तक चीजें आपके हाथ में हैं। ठीक है, तो पर्दा प्रथा से छुटकारा लगना है तो जॉब लग जाओ भाई, जागो ग्राहक जागो। ठीक है, अभी चीजें आपके हाथ में है, अदरवाइज दूसरों के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, एक क्लास में ऐसे ही जैसे एक टॉपिक चल रहा था पर्दा प्रथा पर। ठीक है, मैं पढ़ा रहा था कि मतलब पर्दा प्रथा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पीछे से एक ने हाथ खड़ा कर लिया, बोला गुरुजी होनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक ही बात कही कि नजर तेरी बुरी तो घूंघट वो क्यों करे। सिंपल सी बात है, नजर किसी और की बुरी होती है और घूंघट कोई और करे, ये तो गलत बात है ना। नजर बुरी है तो नेत्रदान कर दो। ठीक है, किसी ने मना थोड़ी किया है, अच्छी बात है, नेत्रदान कर दो नजर बुरी है तो। ठीक है, सिंपल सी बात है, नजर होती है पुरुष की बुरी और घूंघट कौन करे, महिलाएं, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो पर्दा प्रथा को समाज से एजुकेशन के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। ठीक है, और एक है ना मतलब इंसान के अंदर है ना कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, और कई इंसान है ना बेटा, जिस दिन आप में ना अधूरापन रहेगा ना, उस दिन आपका हर कोई फायदा उठाएगा। आपको परिपूर्ण होना है। ठीक है, आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे, कोई इंसान ऐसा होता है पुलिस में लगा हुआ है कांस्टेबल, लेकिन उसका रोब है ना इंस्पेक्टर वाला होता है। ठीक है, देखा होगा अपने आस पड़ोस में, लगा होता है मतलब चपरासी, लेकिन रोब उसका तहसीलदार वाला होता है। ठीक है, देखा है क्या, नहीं देखा, क्योंकि वो क्या है, परिपूर्ण है। ठीक है, और हम क्या रहते हैं बेटा, अधूरे रहते हैं। और जो इंसान अधूरा है ना, दुनिया उसका क्या उठाएगी, फायदा उठाएगी। ये सच्चाई होती है। ठीक है, जैसे मतलब सपोज करो कि 2 या 3 लड़कियां जा रही है। ठीक है, उसमें जो लड़की है ना, लड़के देख लेते हैं ये लड़की में अधूरापन है। ठीक है, और वो उस लड़की को छेड़ेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उसको पता चल जाता है, लोग भांप लेते हैं अगर आप में अधूरापन है तो। ठीक है, मैंने मतलब जब ऐसा महसूस किया था, मैं पूछा करता जब कॉलेज लाइफ में था, 2-3 ऐसे दोस्त होते थे, उनका काम ही होता था लड़कियों को छेड़ना। ठीक है, आती जाती को कहते तेरा नंबर दे दे, तेरा नंबर दे दे। ठीक है, फिर उन लड़कों से मैंने पूछा कि क्या आप हर एक लड़की को छेड़ते हो क्या, बोला हर एक लड़की को छेड़ेंगे तो छितर परेड हो जाएगी। ठीक है, हम केवल उस लड़की को छेड़ते हैं जो हमें लगे कि ये बताएगी नहीं। ठीक है, यानी वो कहीं ना कहीं क्या है, अधूरी है। ठीक है, अगर कोई लड़की है ना बहुत सुंदर है, आधे से ज्यादा तो पहले ही हार मान लेंगे। ठीक है, बोला इसको छेड़कर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में क्या है, पूर्ण है। तो इंसान को जीवन में ना अपने आप में पूर्ण होना है। अगर आप अधूरे हो ना बेटा, तो इसके कारण आपको बहुत सी परेशानियों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। ये सच्चाई है। कभी नोट आज आपको एहसास नहीं होगा, लेकिन कल आपको एहसास होगा कि सर सही बता रहे थे। अगर आप में अधूरापन है ना, हर कोई आपका क्या उठाएगा, फायदा उठाएगा। आप परिपूर्ण हो जाओ। ठीक है, जैसे कि ऐसे टीचर मैंने देखे हैं, क्लास में अगर किसी बच्चे को शिकायत है ना, 5 शिकायतें हैं, तो वो टीचर के पास जाकर 5 तो वो तो सुनाती है, 5 और शिकायतें सुनाती है, उसको सुनाकर आ जाती है। कोई ऐसा टीचर भी आपने देखा होगा कि शिकायत है 5, लेकिन सामने जाते ही हम शिकायत भूल जाते हैं, केवल एक शिकायत कहकर आ जाते हैं, बोले गुरुजी यही शिकायत है, हमें तो और कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तो मतलब वो अपने आप में क्या है, परिपूर्ण है। तो कहने का मतलब है जिस दिन आप परिपूर्ण हो जाओगे ना, ये छेड़छाड़ वाली घटनाएं अपने आप में कम हो जाएगी। खुद की कमी है ना, बताओ ही मत किसी को मेरे अंदर ये कमी है। हमें दिक्कत क्या है, हम अपनी कमी बताते हैं दूसरों को, और दूसरों के पास बेटा मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर एक इंसान के पास है, जरूर होता है। तो आपको कभी भी किसी भी कंडीशन में अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। खासकर लड़कियां ज्यादा बताती हैं, इनको कह रहा हूं।
ठीक है, कमी नहीं बताओ, अपनी कमी किसी को मत बताओ, ठीक है। कमी बता दी ना, उस दिन देख लेना सामने वाला इंसान आपका फायदा उठाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो दोबारा टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। ए तेरे ब्राह्मण में क्या लिखा होता था, पुत्री का होना समस्त दुखों का कारण है। इसमें क्या आ गई थी बेटा, पर्दा प्रथा आ गई थी। नारी के स्थान में क्या आ गया था, इनके गिरावट आ गया। कौन सी प्रथा प्रारंभ हो गई, पर्दा प्रथा प्रारंभ हो गई। कौन सी प्रथा शुरू हो गई थी बेटा, पर्दा प्रथा क्या हो गई थी, शुरू हो गई। नारी के स्थान में क्या आ गया, गिरावट आ गया, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था कि इसमें भी दो विदिशु महिलाएं थी, मैत्री गार्गी और कात्यायनी। मैत्री गार्गी और कात्यायनी लिख लो, मैत्री गार्गी और कात्यायनी। मैत्री गार्गी और कात्यायनी विदुषी महिलाएं थी इसमें, मैत्री गार्गी और कात्यायनी, ठीक है। उसमें कौन सी महिलाएं थी बेटा आपने, ठीक है, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, सिक्ता, गोसा, ठीक है। वो पूर्व वैदिक काल में पढ़ी लिखी महिलाएं थी। इसमें कौन सी थी, मैत्री गार्गी और कात्यायनी, ठीक है। अब है ना, इसमें ना दो प्रकार के विवाह आ गए, एक अनुलोम विवाह और एक विलोम विवाह, ठीक है। इसमें कितने प्रकार के विवाह आ गए बता दो। अनुलोम विवाह में ना वर पक्ष होता था ना, ठीक है, वो ऊंचा होता था और वधु पक्ष क्या होता था, निम्न होता था। और इसमें ना जो संतान उत्पन्न होती थी ना, उसको अच्छा माना जाता था। और विलोम विवाह में ना वधु पक्ष क्या होता था बेटा, ऊंचा होता था और वर पक्ष क्या होता था, निम्न होता था। और उसमें होने वाली संतान को ना नीच माना जाता था, ठीक है। नारी के स्थान में गिरावट आ रही है, तभी तो ये विवाह आए ना। एक तो लिख लो अनुलोम विवाह आया और एक विलोम विवाह आया। वो पूछेगा कौन सा विवाह अच्छा माना जाता था, अनुलोम। अनुलोम में कौन सा पक्ष ऊंचा होता था, वर पक्ष क्या होता था, ऊंचा होता था। लिख लो, अनुलोम में कौन सा पक्ष ऊंचा होता था, कौन सा पक्ष होता था, वर पक्ष ऊंचा होता था। और विलोम में वधु पक्ष क्या होता था, ऊंचा होता था, ठीक है। लिख लो, लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के होते थे। लोग इसमें क्या होते थे, शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी होते थे। लोग कैसे होते थे बेटा बता दो, शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के क्या होते थे, लोग होते थे, ठीक है। और प्यारे बच्चों, जो जीवन है ना शाकाहारी बनने में है ना, वो जीवन किसी और में नहीं है, ठीक है। लोग मांस मीट खाते हैं ना, ठीक है। कई कहते हैं सर हम पशु पक्षियों को मारते नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मांस मीट खाओगे ना, तो क्या है, आपके कारण पशु पक्षियों को मारा जाएगा। अगर आप खाओगे नहीं तो उनके सामान नहीं बिकेगा, तो वो क्यों मारेंगे। तो कहीं ना कहीं हम भागी बन जाते हैं। और जैसे कोविड आया था ना बेटा, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन हुए थे, जो मांसाहारी लोग होते थे। आप सर्वे उठाकर देखना, कोविड का सबसे ज्यादा है ना डेथ उन लोगों की हुई जो क्या होते थे, मांसाहारी होते थे, ठीक है। कोविड ने देख लेना बेटा, कभी भी कोविड ने केवल इंसानों को टारगेट किया, पशु पक्षियों को कोविड ने टारगेट नहीं किया। ये आपने अगर आपने उठाकर चीजें देखा करो, रिसर्च किया करो, तो जो जीवन है ना शाकाहारी है ना, सात्विक भोजन में है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। अगर आप शाकाहारी हो ना, तो आपके विचार क्या होंगे, अच्छे होंगे। और कोई जैसा हम भोजन खाते हैं ना, वैसे ही हमें हो जाते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे अंदर विचार आते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में लोग क्या होते थे, शाकाहारी होते थे और मांसाहारी दोनों टाइप के क्या होते थे, लोग होते थे। और इसमें ना बेटा कहते हैं कि है ना दो उपनिषद मिलते हैं, ठीक है। एक तो मिलता है छांदोग्य, छांदोग्य सुना है क्या, छांदोग्य उपनिषद कल पढ़ाया भी था, ठीक है। ए तेरे ते तेरे, ठीक है, आपने मुंडक पढ़ा होगा, ठीक है। वो ऋग्वेद का होत्री, फिर उद्गाता, फिर अधर्व्यू और फिर बर्मा, ठीक है। कल पढ़ाया था मैंने, वो टेबल याद करवाई थी, ठीक है। फिर आयुर्वेद,
ठीक है, फिर गंधर्व वेद, फिर धनुर्वेद और फिर शिल्प वेद। एतेरे, छांदोग्य, तेतेरे, मुंडक, एतेरे, तेतेरे, एतेरे, छांदोग्य और तेतेरे। याद है ना वो टेबल? वेरी गुड। छांदोग्य उपनिषद है, इसमें दो उपनिषद होते थे, एक का नाम ज्वाला उपनिषद होता था। ठीक है, इसमें कितने उपनिषद पढ़ेंगे हमें? दो। एक तो कौन सा उपनिषद होता था बेटा? छांदोग्य। और एक कौन सा होता था? ज्वाला उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में ना 3 प्रकार के आश्रम बताए गए थे। कितने आश्रम बताए गए थे? 3 प्रकार के आश्रम। और ज्वाला उपनिषद में आश्रम कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4। ठीक है, सबसे पहला आश्रम बताया गया ब्रह्मचार्य। कौन सा चार्य बेटा? ब्रह्मचार्य। 0 से लेकर ना 25 साल तक का आश्रम कौन सा है? बता दो। ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य के बाद है गृहस्थ। कौन सा आश्रम हो गया? गृहस्थ। यानी 26 से लेकर 50 तक कौन सा हो गया? गृहस्थ। फिर आ गया वानप्रस्थ। कौन सा आ गया? वानप्रस्थ। 51 से लेकर 75 तक कौन सा आश्रम रहेगा? वानप्रस्थ। तो 3 आश्रम का वर्णन किस में है बेटा? छांदोग्य। और ज्वाला उपनिषद में ना चौथा आश्रम आ गया सन्यास। कौन सा आ गया? सन्यास। और वो कब से कब तक है? 76 से लेकर 100 तक रहेगा। लिख लो कितने आश्रम बताए गए हैं। छांदोग्य में पूछे तो कितने? 3। और ज्वाला उपनिषद में पूछे तो 4। सबसे पहले कौन सा आश्रम रहेगा बेटा? गृहस्थ, सॉरी ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य के बाद है गृहस्थ। गृहस्थ के बाद है वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ के बाद सन्यास। ठीक है, पहले आश्रम में ना कहते हैं बच्चे को केवल और केवल क्या करनी चाहिए? पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, पहले जो आश्रम है ना, जो हमारा ब्रह्मचार्य है ना, उसमें हमें है ना किसकी क्या करनी चाहिए बेटा? पढ़ाई करनी चाहिए। यानी हमें सरकारी नौकरी की तैयारी आज के हिसाब से मैं कहूं तो 25 साल की उम्र तक है ना। आज तो हम 42 साल तक करते हैं, वो अलग बात है। हरियाणा में ये जी 42 साल है तो करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ना रियल में ना जो पढ़ाई की एज आश्रम में कितनी बताई गई है? 0 से 25। उसको कौन सा आश्रम बोलते हैं? ब्रह्मचार्य। 26 से 50 है ना, ये गृहस्थ है। इसमें हमें क्या करना है? शादी करना है और बच्चों की देखभाल करनी है। ठीक है, इसमें हमें क्या करनी है? गृहस्थ में शादी करनी है और बच्चों की क्या करनी है? देखभाल करनी है। ठीक है, तो शादी करनी है और बच्चों की क्या करनी है? देखभाल करनी है। करनी है, हो ना हो वो अलग बात है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि इस आश्रम में हमें क्या करनी है? शादी करनी है। ठीक है, और बच्चों की क्या करनी है? परवरिश करनी है। पेपर में ये क्वेश्चन आया था, कौन सा आश्रम सबसे अच्छा माना जाता है? गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा बताया गया है, क्योंकि इसमें बेटा हम पितृ ऋण से क्या हो सकते हैं? मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, किस आश्रम में हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं? गृहस्थ आश्रम में। लिख लो कौन सा आश्रम सबसे अच्छा बताया गया है? तो कौन सा आश्रम बताया गया है? गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा बताया गया। लिख लो कौन सा आश्रम सबसे अच्छा बताया गया, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? गृहस्थ आश्रम को क्या बताया गया है? सबसे उत्तम आश्रम बताया गया है। और वानप्रस्थ वाले है ना, इनका काम क्या था? कि ब्रह्मचार्य को पढ़ाना। किन को पढ़ाना? ब्रह्मचार्य वालों को पढ़ाना। ठीक है, यानी 0 से 25 वालों को पढ़ाएंगे कौन है? वानप्रस्थ वाले। 51 से 75 वाले है ना, इनका काम होता था किसको पढ़ाना बेटा? ब्रह्मचार्य को पढ़ाना। और 76 से 100 तक हमें क्या लेनी चाहिए? सन्यास। और इसमें आ गया पूजा पाठ। क्या आ गया? पूजा पाठ है आ गया। ठीक है, तो वो पूछेगा कौन से आश्रम में सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए? ब्रह्मचार्य में। कौन से में शादी करनी चाहिए? गृहस्थ में। और किस में ब्रह्मचार्य वालों को पढ़ाना है? वानप्रस्थ में ब्रह्मचार्य वालों को क्या करना है? पढ़ाना है। ठीक है, किसको पढ़ाना है? ब्रह्मचार्य वालों को पढ़ाना है। तो इसमें कितने प्रकार के आश्रम हो गए? 2 प्रकार के आश्रम हो गए। 4 प्रकार के आश्रम हो गए। एक तो उपनिषद पूछे तो 2 हो गए। आश्रम कितने हो गए?
4 हो गए। छांदोग्य में तो 3 थे और ज्वाला उपनिषद में 4। ठीक है, लिख लो यहां पर जाति प्रथा है ना, वो क्या बन गई थी बेटा, जाति आधारित बन गई थी। इस काल में जो जाति प्रथा थी ना, इस काल में लिख लो जो जाति प्रथा थी ना, वो क्या बन गई थी, इस काल में जाति प्रथा थी ना, वो क्या बन गई थी बेटा, जाति आधारित बन गई थी। क्या बन गई थी, आज भी जाति प्रथा क्या आधारित है, जाति आधारित है। पहले ऋग्वेद काल में मैंने बताया था, एक घर में 4 बेटे थे, तो वो ब्राह्मण भी था, क्षत्रिय भी था, वैश्य भी था और शूद्र था। यहाँ है ना, अब एक बढ़ई का बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, बढ़ई बनेगा। घुमार का बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, घुमार बनेगा। अब जाति प्रथा क्या हो गई, ये मतलब वर्ण व्यवस्था क्या हो गई थी, जाति आधारित हो गई। नारी के स्थान में भी गिरावट आई और वर्ण व्यवस्था भी क्या हो गई बेटा, जाति आधारित हो गई। ठीक है, आश्रम याद कर लोगे ना, 0 से 25 ब्रह्मचारी है, 26 से 50 गृहस्थ, 51 से 75 वानप्रस्थ। यानी छांदोग्य में तो 3 है, ज्वाला उपनिषद आई तो चौथा ऐड करना सन्यास। 76 से लेकर 100 साल में सन्यास ले लेते हैं। ठीक है, और आज के टाइम में ना तो हमारी एज है ना वो कम होती जा रही है। ठीक है, सन्यास तक तो पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, सन्यास क्या वानप्रस्थ पूरा हो जाए तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब आजकल मैक्सिमम है ना, एवरेज में एज निकालू ना, इंसान की एज 50 साल आ गई है। कितनी आ गई है, 50 साल। तो आधी से ज्यादा एज जी ली है अपने, आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली है। ठीक है, तो थोड़ी बची हुई जिंदगी में ना मतलब है जॉब लग जाओ, पूरी लग्जरी लाइफ जीनी है तो। ठीक है, और 42 साल के बाद जॉब लगोगे ना, 40-41 साल के बाद वो फीलिंग नहीं आएगी। जॉब की रियल फीलिंग आती है बेटा 30 साल तक आती है। 30 साल के बाद है ना कोई फीलिंग नहीं आएगी। जॉब जरूर लग जाओगे और पूरी उम्र घर वालों की, बच्चों की जरूरतें पूरी करने में आपकी निकल जाएगी। अनमेरिड इंसान जॉब लगता है ना, उसकी वैल्यू बहुत होती है। ठीक है, हर जगह ना उसके मतलब वो सिलेक्ट करता है रिश्ते। ठीक है, देखो क्या है, ठीक है, रिश्ते सिलेक्ट करेगा। ठीक है, खुद की शक्ल देखे तो मतलब कोई रोटी ना भाए। ठीक है, लेकिन वही इंसान क्या है, रिश्ते सिलेक्ट करेगा और वही कईयों को रिजेक्ट करके आता है। ठीक है, और नौकरी से पहले पता नहीं उसको कितनों ने रिजेक्ट किया। रिजेक्ट क्या, रिश्ते आते ही नहीं थे। ठीक है, नाई को देखे साल साल गुजर जाता था। ठीक है, और बाद में वही है ना, मतलब नौकरी लगते ही बोला मैं मेरी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। कमाल है। ठीक है, तो ये जॉब में बहुत अंतर आ जाता है। ठीक है, और मतलब अनमेरिड इंसान जॉब लगेगा ना तो उसमें वैल्यू बहुत होती है उसकी। ठीक है, तो अब है ना इनका आ जाओ, हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन। कौन सा जीवन पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन। कौन सा जीवन पढ़ेंगे, आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जॉब लगो बाद में प्लानिंग करना, पीछे वालों ने प्लानिंग शुरू कर दी है। ठीक है, पहले जॉब लग जाओ बाद में प्लानिंग करना, अदरवाइज अधूरी रह जाएगी। ठीक है, अब कौन सा जीवन पढ़ेंगे बेटा, हमें आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में ना कृषि पहले नंबर पर आ गई ना, और व्यापार कौन से पर आ गया, दूसरे नंबर पर आ गया। आर्थिक जीवन में लिख लो कृषि किसकी खोज के कारण बेटा, लोहे की खोज के कारण है ना, लिख लो कृषि पहले पर आ गई और व्यापार दूसरे नंबर पर चला गया। और ये अब है ना इसमें ना गाय है ना, ठीक है, कि गाय से ज्यादा महत्व इसमें किसको दिया जाने लगा, घोड़े को दिया जाने लगा। लिख लो इसमें गाय से ज्यादा महत्व किसको दिया जाने लगा बेटा, घोड़े को दिया जाने लगा। और जो गोत्र शब्द है ना वो किस काल में आया है, उत्तर वैदिक काल में आया है। कल मैंने बताया था ना गोत्र क्या होता था, जो गाय रखते थे ना, जो कबीला गाय रखता था उनका क्या होता था, एक गोत्र होता था। और दूसरे कबीले वाले अगर गाय रखेंगे तो उस कबीले में वो क्या नहीं करेंगे, शादी। तो लिख लो गोत्र शब्द किस काल में आया है, उत्तर वैदिक काल में। लिख लो कौन सा शब्द आ गया बेटा, गोत्र शब्द उत्तर वैदिक काल में आ गया। एक है कांटक संहिता, कोई ग्रंथ है कांटक संहिता। ठीक है, उसमें ना
एक मतलब 24 बेलों का हल मिला है। कितने बेलों का हल मिला है? 24 बेलों का हल मिला है। एक ऐसा हल मिला है जो कितने बेल खींचा करते थे? 24 बेल। तो ये 24 बेलों का हल मिलना किस बात की ओर इशारा कर रहा है? ये कृषि किया करते थे। क्या करते थे? कृषि किया करते थे। पहले के टाइम में वो व्यापार हो गया और वो पशुपालन करते थे ना, गाय पालते थे ना, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में पशुपालन है और उत्तर वैदिक काल में कृषि है। पूर्व वैदिक काल में क्या होगा बेटा? पशुपालन होगा और उत्तर वैदिक काल में क्या होगी? कृषि होगी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या होगी? कृषि। अब इसमें ना लोहे की खोज हो गई, लेकिन व्यापार है ना वो आज भी किस प्रणाली द्वारा होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। यानी लोहे की खोज हो गई, लेकिन सिक्का आज भी उतना ट्रेंडिंग में नहीं था। देख लो, यहां भी व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। यहां भी व्यापार किस प्रणाली द्वारा होता था बेटा? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। लिख लो, यहां भी व्यापार किस प्रणाली द्वारा होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा यहां पर क्या हुआ करता था? व्यापार हुआ करता था। किस प्रणाली द्वारा होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा यहां पर क्या होता था? व्यापार होता था, ठीक है। यानी यहां पर ना मतलब देशी के साथ है ना विदेशी व्यापार का भी वर्णन मिलता है। उसमें पूर्व वैदिक काल में केवल कौन सा व्यापार था बेटा? देशी। यहां पर देशी के साथ विदेशी व्यापार का भी वर्णन मिलता है। लिख लो, यहां पर देशी के साथ साथ विदेशी व्यापार का भी क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। यहां पर देशी के साथ साथ विदेशी व्यापार का भी क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। कौन सा व्यापार? देशी। और यहां पर लोगों ने ना धीरे धीरे है ना किसकी ओर जाना शुरू कर दिया? नगरों की ओर, ठीक है। लिख लो, इस काल में धीरे धीरे लोगों ने किसकी ओर जाना कर दिया? नगरों की ओर। यानी एक ग्रामीण सभ्यता से ना धीरे धीरे कौन सी सभ्यता बन रही थी? शहरी सभ्यता। सबसे पहले शहरी सभ्यता का वर्णन किस सभ्यता में मिलता है? सिंधु। तो ये शहरी सभ्यता का या नगरीय सभ्यता का दूसरा दौर किस काल में देखने को मिला? उत्तर वैदिक काल में। ये इनका कौन सा जीवन था बेटा? आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में ये कृषि करते थे। और देखो, सपोज करो कृषि है ना, घर में 4 इंसान है, 4 इंसान को सपोज करो महीने की ना 15 मन गेहूं चाहिए। कितनी चाहिए? 6 क्विंटल होता है 15 मन, ठीक है। तो 4 इंसान को और उन्होंने कृषि की और गेहूं हो गई 100 मन। कितनी हो गई बेटा? 100 मन हो गई। बच कितनी गई? 85 बच गई ना। तो इसका ना इसे बोलते थे अधिशेष। क्या बोलते थे? अधिशेष। जो वस्तु है ना बच जाती थी ना उसे क्या बोला जाता है? ये पेपर में आ चुका है। उसे क्या बोला जाता था? अधिशेष। तो पूछा गया उत्तर वैदिक काल वाले किसका व्यापार करते थे? तब आपका आंसर होगा अधिशेष का व्यापार किया करते थे। उत्तर वैदिक काल वाले किसका व्यापार करते थे? अधिशेष का व्यापार किया करते थे। लिख लो, उत्तर वैदिक काल वाले किसका व्यापार किया करते थे? अधिशेष का व्यापार किया करते थे। लिख लो, उत्तर वैदिक काल वाले किसका व्यापार करते थे बेटा? अधिशेष। अधिशेष क्या होता था? जो वस्तु बच जाती थी। जैसे गन्ना है, गन्ना अपने को ना 5 क्विंटल चाहिए और गन्ना हो गया 50, तो 45 का हम क्या करेंगे? व्यापार। लेकिन व्यापार की प्रणाली आज भी कौन सी थी? वस्तु विनिमय। व्यापार देशी भी होता था, विदेशी भी होता था। अब अंतिम कौन सा जीवन पढ़ेंगे बेटा? धार्मिक जीवन। कौन सा जीवन पढ़ेंगे? धार्मिक जीवन पढ़ेंगे। कौन सा जीवन पढ़ेंगे इनका? धार्मिक। धार्मिक जीवन में लिख लो, यहां कर्म कांड ज्यादा आ गए थे। कर्म कांड ज्यादा आ गए थे। इस काल में कौन से कांड ज्यादा आ गए थे बेटा? कर्म कांड ज्यादा आ गए थे। लिख लो, इस काल में कौन से कांड ज्यादा आ गए थे बेटा? कर्म कांड ज्यादा आ गए थे। इस काल में क्या ज्यादा आ गया था? कर्म कांड ज्यादा आ गए थे। इस काल में क्या ज्यादा आ गया था? कर्म कांड ज्यादा आ गए थे, ठीक है।
यानी ब्राह्मण कहते थे हम सबसे ऊपर है, क्षत्रिय कहते थे हम सबसे ऊपर है। 4 कैटेगरी बताई थी ना मैंने, एक कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, कहते हैं बेटा वर्मा जी है ना, वर्मा जी, इनके मुख से कौन बने थे? ब्राह्मण बने थे। और वर्मा जी की भुजाओं से कौन बने थे? क्षत्रिय। और वर्मा जी की जांग से कौन बने थे? वैश्य। और वर्मा जी के पैरों से कौन बने थे? शूद्र बने थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता था। वर्मा जी के मुख से क्या बने थे? ब्राह्मण बने थे। और वर्मा, क्योंकि सृष्टि के रचयिता कौन रहेंगे बेटा? वर्मा जी। सृष्टि के पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु। और वैसे भगवान भोले, बहुत भोले हैं भगवान शंकर, भगवान शिव पार्वती। और बाद में अगर उनको क्रोध आ जाए तो सृष्टि का क्या हो सकता है? विनाश हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है? वर्मा जी से। वर्मा जी के मुख से कौन बने? ब्राह्मण। ठीक है, इसीलिए ब्राह्मण की पूजा होती है। ठीक है, मतलब वो बोलने का खाते हैं। ब्राह्मण है ना, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो आप ओबियस सी बात है उनको पैसे दोगे। अगर आपको कह दे कि भाई तेरा अनहित ही अनित होगा, तेरा भला होगा ही नहीं, ठीक है, आप किसी को पैसे दोगे? कभी भी नहीं दोगे। ठीक है, मंदिरों के बाहर होते हैं ना ये मांगने वाले। ठीक है, घर से आप सौगंध खाकर जाना, आज मेरे को किसी को कुछ नहीं देना है, लेकिन आपसे वो ले लेंगे, इतनी क्वालिटी है उनके अंदर है। ठीक है, शुरुआत वो आपकी वही है कि अधूरापन पहचान लेते हैं, इसमें अधूरापन क्या है। ठीक है, वो लगेंगे सबसे पहले, बोला बेटा तेरी बहुत सुंदर लड़की से शादी हो जाएगी। ठीक है, बोला तेरी किस्मत राजकुमार वाली है। ठीक है, फीलिंग देखो कैसी कैसी दिला रहे हैं। बोला तेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है। ठीक है, 10 रुपए दे दे। ठीक है, अब वो बोला तेरे को ना परी जैसी लड़की मिलेगी। अब 10 देने वाले थे, 100 का दे आए। ठीक है, मतलब वो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे आपको, आप है ना उनको पैसे दे बगैर रह भी नहीं सकते। ठीक है, वो कहेगा जाते ही तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, तू दे दोगे आप उसको? ठीक है, बोला तू कभी जॉब नहीं लगेगा, तेरी शादी नहीं होगी, दे दोगे उसको? तो ये क्या है? बोलने के पैसे होते हैं बेटा। ठीक है, तो वर्मा जी के मुख से क्या बन गए? वर्मा जी की भुजाओं से क्या, मतलब हम युद्ध लड़ते हैं भुजाओं से लड़ते हैं। ठीक है, और जांग से क्या बन गए? वैश्य। और शूद्र किससे बन गए? पैरों। इसलिए शूद्र का स्थान निम्न है, पैर नीचे होते हैं ना हमारे, मुख ऊपर होता है। तो ब्रह्मा मतलब मुख ब्राह्मण ऊपर हो गए और शूद्र क्या हो गए? सबसे नीचे हो गए। तो इस काल में ना ब्राह्मण कहते हम बड़े हैं, क्षत्रिय कहते हैं हम बड़े हैं। तो ब्राह्मणों ने ना खुद को बड़ा दिखाने के लिए ना मतलब इसमें बलि देने लग गए। वो किसकी? पशु पक्षियों की क्या देने लग गए? बलि देने लग गए। यानी कर्म कांड आ गए थे। इस काल में क्या आ गए थे बेटा? कर्म कांड ज्यादा आ गए। लोगों ने पशुओं की क्या देनी शुरू कर दी? बलि देनी शुरू कर दी। लिख लो, लोगों ने, पंडितों ने, मतलब ये ब्राह्मणों ने क्या देना शुरू कर दिया? बलि देना शुरू कर दिया। बलि कर भी होता था और इन्होंने क्या है? बलि देना। बलि समझते हो कौन सी बलि को बोलते हैं? हाँ, कोई है ना, मतलब ये आप फिल्म देखोगे, ठीक है, और आज भी बेटा बलि दी जाती है। ठीक है, आप सच्चाई मानोगे, आज भी बलि दी जाती है। ठीक है, आज बलि में जैसे है ना, कोई तांत्रिक के पास जाओगे ना, वो तांत्रिक कहेगा किसी के अगर बच्चे नहीं पैदा हो रहे ना, बोला आप है ना फला स्थान पर एक बकरे की आपको क्या देनी होगी? बलि देनी होगी। ठीक है, आज भी ये बलि प्रथा चलती है। आपने नहीं देखा होगा, कम जरूर हो गई है, लेकिन आज भी ये प्रथा चलती है। ठीक है, तांत्रिक होते हैं ना, बड़े खतरनाक लेवल के तांत्रिक होते हैं। ठीक है, किसी का भला तो ये चाहे हो ना हो, लेकिन बुरा पक्का कर देते हैं। ठीक है, आप किसी भी पंडित के पास जाओगे ना, वो कहेगा घर पे तांत्रिक विद्या करवाई हुई है। ठीक है, और वो कहेगा नाम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, नाम तो ले लेगा तो लड़ाई हो जाएगी ना। ठीक है, अब किसी को कहेगा कि इस मतलब है ना लड़की का किसी ने चुनरी या पल्लू काट लिया है। ठीक है, अब कितना बेम, किस किस पर बेम जाएगा? बोला घर पे कौन आई? बोला चाची आई थी घर पे। ठीक है, अब चाची भी शक के कटेरे में खड़ी हो गई, बोला बुआ आई थी। ठीक है, बोला यार बुआ का उस दिन है ना बिहेव अच्छा नहीं था। ठीक है, वो बेचारी कोई घर में कोई दिक्कत है इसलिए उसका बिहेव अच्छा नहीं था, वो भी शक के कटेरे में खड़ी हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा,
परमात्मा पे विश्वास रखो, सारी चीजें अपने आप सही हो जाएगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये चीजें होती तो है, ठीक है। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये चीजें नहीं होगी तो ब्राह्मणों का काम थोड़ी चलेगा, ठीक है। चीजें तो होती है, ठीक है, लेकिन किसी के साथ ना हो वो अच्छी बात है, ठीक है। ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। अब है ना, जैसे इसमें ना जो पूषण है ना बेटा, वो शूद्रों का देवता बन गया, ठीक है। पूषण पशुओं का देवता था ना पहले, अब पूषण किसका देवता बन गया? शूद्रों का देवता बन गया। लिख लो इस काल में, इस काल में लिख लो, पूषण किसका देवता बन गया? शूद्रों का देवता बन गया, ठीक है। विष्णु पालन पोषण करने वाला देवता रुद्र, पूषण शूद्रों का, और रुद्र है ना पशुओं का देवता बन गया। रुद्र किसका देवता बन गया? रुद्र पशुओं का देवता, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विष्णु भगवान को किसका देवता माना गया? पालन पोषण करने वाला देवता। और इसमें ना सबसे प्रमुख देवता था प्रजापति, ठीक है। उसमें सबसे पूर्व वैदिक काल में इंद्र था ना सबसे प्रमुख, इसमें लिख लो प्रजापति है ना वो सबसे प्रमुख देवता माना गया। इस काल में लिख लो प्रजापति, प्रजापति सबसे प्रमुख देवता माना गया। इस काल में प्रजापति सबसे क्या हो गया? प्रमुख देवता हो गया। कौन प्रमुख देवता हो गया बेटा? प्रजापति। और सभा और समिति लिख लो, अथर्ववेद में किसकी बेटी थी? प्रजापति की बेटी बताई गई थी। इसमें मतलब पूर्व वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? इंद्र। इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर। लेकिन इस काल में प्रमुख देवता कौन है? प्रजापति। और जो सभा और समिति है ना वो किसकी बेटी बताई गई? प्रजापति की बेटी बताई गई। और इस काल में ना मतलब किसकी रचना हुई? सामवेद की रचना हुई। और किसकी हुई? यजुर्वेद की रचना हुई। और किसकी हुई बेटा? अथर्व वेद की रचना हुई, ठीक है। सामवेद किसका जनक था? संगीत, यज्ञ एवं अनुष्ठान का। यजुर्वेद जादू टोनों का। अथर्व वेद, ठीक है। तो इस काल में ना इन तीनों वेदों की क्या हुई थी? रचना हुई थी। किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अब उत्तर इस काल में ना 3 यज्ञ बताए गए थे, ठीक है। कितने यज्ञ का वर्णन मिलता है? 3। एक वाजपेयी यज्ञ था बेटा, एक था राजसु यज्ञ, और एक होता था असव मेघ यज्ञ। कितने यज्ञ होते थे? 3, ठीक है। इस काल में कितने यज्ञों का वर्णन मिलता है? 3, ठीक है। एक था बेटा राजसु यज्ञ होता था, एक वाजपेयी यज्ञ होता था, और एक असव मेघ। राजसु यज्ञ होता था ना, कहते हैं, ठीक है, ये अपनी है ना मतलब आपका कह सकते हो प्रतिष्ठा के लिए होता था, ठीक है। जब राजा का क्या होता था? राज्य विषेक होता था ना, तो कौन सा यज्ञ किया जाता था? राजसु। और राजा कहते हैं किसके घर जाया करता था? रत्निन के। राजा की सहायता के लिए क्या बने होते थे? रत्निन। तो लिख लो इस यज्ञ में, राजसु यज्ञ में राजा कहाँ जाया करता था? रत्निन के घर जाया करता था। और जब राजसु यज्ञ होता था ना तो सोम रस का पान किया जाता था। राजसु यज्ञ में लिख लो किस रस का पान किया जाता था? सोम रस का पान किया जाता था। और राजा किसके घर जाकर आया करता था बेटा? रत्निन के घर जाकर आया। वाजपेयी यज्ञ है ना, ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। किसके लिए होता था? शक्ति प्रदर्शन के लिए। कौन सा यज्ञ होता था? वाजपेयी यज्ञ होता था। शक्ति प्रदर्शन के लिए कौन सा यज्ञ होता था? वाजपेयी यज्ञ होता था, ठीक है। आज भी ना देश एक शक्ति प्रदर्शन करते हैं, जैसे भारत ने परमाणु विस्फोट किए थे, ठीक है, पोखरण राजस्थान में, आपने सुना होगा ना, ठीक है। भारत विश्व को दिखाना चाहता था कि परमाणु बम हमारे पास भी है, ठीक है।
कोई मूर्खता मत कर देना हम पर परमाणु अटैक करने की। ये है ना, हर देश है ना क्या करता है, शक्ति प्रदर्शन करता है। तो राजा शक्ति प्रदर्शन के लिए कौन सा यज्ञ करता था, वाजपेयी यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ होता था साम्राज्य विस्तार के लिए। किस विस्तार के लिए बेटा, इसमें ना 2 घोड़े छोड़े जाते थे। क्या छोड़े जाते थे, 2 घोड़े छोड़े जाते थे। ठीक है, सपोज करो इंसार के राजा ने 2 घोड़े छोड़े हैं। किसके राजा ने, इंसार के। वो फतेहाबाद में आ गए, और फतेहाबाद को अगर वो है ना, उन घोड़ों को फतेहाबाद में किसी ने नहीं रोका, तो ऐसा माना जाता था फतेहाबाद किसके अधीन है, इंसार के अधीन है। अगर उन दोनों घोड़ों को फतेहाबाद वालों ने रोक लिया, तो ये ऐसा माना जाता था इंसार की अधीनता फतेहाबाद ने स्वीकार नहीं की, इंसार और फतेहाबाद के बीच में क्या होता, युद्ध होता। तो जैसे भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध के घोड़े छोड़े थे ना, जो लव कुश ने क्या कर लिए थे, पकड़ लिए थे, फिर उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो याद रह जाएगा ना, ये कितने यज्ञ होते थे। तो सबसे पहले जो राजसूय यज्ञ किसके लिए होता था, प्रतिष्ठा के लिए, राज्याभिषेक के लिए राजा किसके घर जाता था, रत्निन के घर जाता था। ठीक है, और क्या किया करता था, सोमरस। ठीक है, और जो आपका वाजपेयी यज्ञ था किसके लिए होता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार। ठीक है, इस काल में ना कुछ नदियों के नाम लिख लो। ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां। ठीक है, या वो पूछेगा वैदिक कालीन या ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियों के नाम। ठीक है, अब है ना बेटा, जैसे आज है ना काबुल नदी है ना, कौन सी नदी है, काबुल, उसको पुराने टाइम में कुंभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कुंभा। जो आज के टाइम में सतलुज है उसको सतुद्री कहा जाता था। आज पुराने टाइम की जो सरस्वती नदी है ना, आज है ना उसको घग्गर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घग्गर। हरियाणा तो मानता है कि सरस्वती नदी भी है, लेकिन इंडिया जीके कहती है कि सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, उसकी बजाय कौन सी नदी रहेगी, घग्गर नदी रहेगी। ठीक है, एक है जैसे आज रावी नदी है ना बेटा, उस टाइम उसे क्या बोला जाता था, पुरुषणी नदी बोला जाता था। ठीक है, आज जो चिनाव नदी है ना, उसको उस टाइम अस्कणी नदी बोला जाता था। ठीक है, एक आज आप पढ़ते हो व्यास नदी पढ़ते हो, उसे विपाशा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, विपाशा। ये हीरोइन नहीं है, कहीं आप फीलिंग ले जाओ। ठीक है, कुंभा है ना, मतलब काबुल को क्या बोला जाता था, कुंभा। सतलुज को सतुद्री, घग्गर को सरस्वती नदी, पुरुषणी, रावी को अस्कणी, चिनाव को और व्यास को क्या बोला जाता था, विपाशा बोला जाता था। विपाशा किस नदी को बोला जाता था, व्यास नदी को बोला जाता था। ठीक है, व्यास नदी को क्या बोला जाता था, विपाशा बोला जाता था। किस नदी को बोला जाता था, व्यास नदी को क्या बोला जाता था, विपाशा बोला जाता था। ठीक है, एक बार आया था बेटा ये वितस्ता, झेलम को वितस्ता लिख लो। झेलम को क्या बोला जाता था, वितस्ता बोला जाता था। झेलम नदी को किस नाम से जानते थे, वितस्ता के नाम से। और गंडक नदी है ना, उसे सदा नीरा कहा जाता था। किसको बोला जाता था, सदा नीरा। गंडक नदी है ना, आज उसको पहले क्या बोला जाता था, सदा नीरा। ठीक है, और झेलम नदी को क्या बोला जाता था, वितस्ता, वितस्ता। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं, उनके पुराने नाम है। ये भी प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, काबुल को क्या बोला जाता था, कुंभा। सतलुज को क्या बोला जाता था, सतुद्री। घग्गर को क्या बोला जाता था, सरस्वती। रावी को क्या बोला जाता था, पुरुषणी। चिनाव को अस्कणी, व्यास को विपाशा, गंडक को सदानीरा और झेलम को क्या बोला जाता था, वितस्ता बोला जाता था। इन नदियों से भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैंने बताया था ऋग्वैदिक कालीन की प्रमुख नदी कौन सी थी बेटा, सिंधु होती थी। और पवित्र कौन सी होती थी, सरस्वती होती थी। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। ठीक है, इंद्र भगवान का 250 बार, अग्नि का 200 बार, कृषि का 24 बार, गाय का 176 बार क्या मिलता है, हमें वर्णन मिलता है।
तो आज आपका है ना उत्तर वैदिक काल सकुशल कंप्लीट होता है। आज हमने प्राग ऐतिहासिक काल भी हमने पढ़ लिया, उसमें हमारा था पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल भी पढ़ लिया, उसमें थी हमारी सिंधु सभ्यता। और आज हमारा ऐतिहासिक काल भी कंप्लीट हो गया, जिसमें थी हमारा वैदिक सभ्यता। अगर ये तीनों काल पढ़ लिए ना तो कभी भी बेटा सभ्यताओं से आपके क्वेश्चन है गलत नहीं होंगे। करवाने को ये 3-4 टॉपिक में हो जाते, लेकिन इतनी डिटेल पढ़ लेना, आप कोई भी मर्जी एग्जाम दे देना, रेलवे, पीसीएस है, इवन यूपीएससी प्रीलिम्स तक का एग्जाम दे देना, अगर यहाँ से आदि ऐतिहासिक काल से या आपका ऐतिहासिक काल से या कोई भी क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, याद हो जाएगा ना। सिंधु सभ्यता कैसी थी? आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, और वो पाषाण काल को किसमें किया पूरा? पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पाषाण काल। ठीक है, उसको कौन सा काल बोलते थे हम? एक कौन सा था? आदि ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक, और एक कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल। पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल और वेद ऐतिहासिक काल। समझ आ गया? थैंक यू बच्चों।